Welcome back. We are here with our new story. एक ऐसी जगह की, एक ऐसे गांव की कहानी जहाँ पे एक ही रात में सब बदल गया। एक ही रात में पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। कहाँ गए वो लोग जो उस गांव के थे? आज की कहानी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। राजस्थान का एक ऐसा गांव जहाँ एक ही रात में हजारों लोग गायब हो गए और जाते जाते कुछ छोड़ गए, जो आपको एंड में पता चलेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ कुलधारा की। बहुत लोगों ने इसका नाम सुन रखा होगा। यहाँ की कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से, 13th सेंचुरी, जब ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था। तब ये गांव इतना फलता फूलता बहुत हरा भरा वाला गांव नहीं था। ये बसाया गया था, एक वीरान सी जगह थी जिसको बसाई गई थी पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। और ये एक गांव नहीं थे, ये करीबन 84 गांव मिला के कुलधारा बना था। अब आती है एक रात, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये बात है 18th सेंचुरी की। बात 18th सेंचुरी की है, बहुत पुरानी नहीं है। तो ये मत सोचना कि बाबा आदम की कहानियां हैं जो खत्म हो चुकी है। तो अब आती है एक ऐसी रात 18वीं सदी में, जिसका राज उस रात के साथ ही गायब हो गया। वो राज, वो रात अपने साथ लेके दफन हो गई थी। कहाँ गए वो सारे लोग, कुछ नहीं पता। तो जब ये गांव बसाया जा रहा था, तो पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया गया था। और ये एक ऐसी कम्युनिटी थी जो सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। मतलब उस समय के हिसाब से वो लोग बहुत ज़्यादा प्रगति कर चुके थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। जो लोग एक वीरान सी जगह को, भरे बीच रेगिस्तान में, एक रेगिस्तान जैसी जगह को जो लोग रहने का घर बना सकते हैं, और सिर्फ घर नहीं बनाया उन्होंने उस जगह को इस तरीके से बसाया था कि वहाँ पे आप कुछ भी कर, मतलब वो लोग सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे वहाँ पे रह के, वो लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे वहाँ पे। एकदम ऐसे जैसे सब कुछ परफेक्ट हो, कोई दिक्कत ही नहीं हो। तो ये कहानी जब शुरू हुई, तो इस कहानी का किरदार है एक, जिसका नाम था सलीम सिंह। तो कहानी की शुरुआत होती है जैसलमेर का एक पावरफुल मिनिस्टर सलीम सिंह, जिसको लोग जालिम सिंह भी कहते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विकिपीडिया पे भी मेंशन है। और उसको जालिम सिंह सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि वो बहुत जुल्मी होगा, या फिर मजाक में लोग कहते होंगे, नहीं। एक तो पहली चीज़ तो सच में बहुत ज़्यादा जुल्म करता था, इतना कि वो इंसानियत, उसके लिए हैवानियत भी छोटा वर्ड है, ऐसा कहा जाता है। इतना जुल्मी था, और लोग सिर्फ उसकी पावर से नहीं डरते थे, लोगों को उसके खिलाफ आवाज़ उठाने में सिर्फ डर इसलिए लगता था, उसकी पावर नहीं बल्कि उसकी नीयत, इरादे और उसकी हैवानियत बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पे गिरे हुए थे। पालीवाल ब्राह्मण उसको कुछ खास पसंद नहीं करते थे, और ना ही वो उनको, गांव वालों को, कुलधारा वालों को कुछ खास पसंद करता था। अब एक दिन जब वो गांव का दौरा कर रहा था, तो एक पालीवाल ब्राह्मणों की एक कन्या जो उसे पसंद आ गई थी। अब वो उसे इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी कि उसने ये फैसला लिया कि वो जाएगा और उससे शादी करेगा। मतलब उसको अपने पास ले आएगा, शादी वादी करेगा, अब जब ये बात उसने दरबार में जाके अपने सबसे प्रिय जन, जो उसके सबसे ट्रस्टेबल लोग थे, उनसे करी, तो ये बात थोड़ी सी फैली। जैसे ही बात पालीवाल ब्राह्मणों को पता चली कि वो हमारी बेटी चाहता है, पालीवाल ब्राह्मण सीधा मना कर चुके थे कि बिल्कुल भी नहीं।
और आप सब जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। हम हमारी बेटी ऐसे किसी के हाथ में नहीं देंगे जिसके इरादे नीयत इतनी गंदी हो, और वो सब लोग, एक एक गांव का लोग उसके इरादों से परिचित था। अब उन लोगों ने तो ये तय कर लिया था, तो अब उसने ऐलान किया, ये प्रस्ताव भिजवाया गांव में कि मैं इस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ, या इसको, ये कन्या मुझे दे दो। तो पालीवाल ब्राह्मणों को पता था अगर वो किसी भी चीज़ को उसको मना करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा और वो कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसका कोई भी जवाब नहीं देंगे। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने ये सब चीज़ें कर दी, और जब उस राजा के पास ये खबर पहुंची कि पालीवाल ब्राह्मणों ने कोई भी जवाब नहीं दिया है, तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो ऐसे कि इनकी हिम्मत कैसे हुई, इन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। तो वो बहुत ज़्यादा भड़क चुका था। तो उसने एक ऐलान किया, उसने अपने सारे नौकर सेवक जितने भी थे उन सब लोगों को बोला कि गांव जाओ, और गांव जाके पूरे हर गए ये ढिंडोरा पीट दो कि या तो शांति से बिना लड़ाई झगड़े की वो लड़की मेरे को सौंप दो, नहीं तो उसका जो अंजाम होगा वो पूरा का पूरा गांव भुगतेगा। अब सोचो, एक तरफ अपनी बेटी, अपनी इज्जत, और एक तरफ जान। जब ये सब होने के बाद भी गांव वालों का कोई रिएक्शन निकल के नहीं आया, जब उनका कोई रिस्पॉन्स निकल के नहीं आया, तो सलीम सिंह और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया, वो और भी ज़्यादा आग बबूला हो गया। फिर उसने ये अंदरूनी ही, ये बात बाहर नहीं आई थी, ये बात उसने अंदरूनी अपने दरबार में घोषित करी कि कल दोपहर में हम जाएंगे और वहां जाके हमला करेंगे और पूरा कुलधारा को बर्बाद कर देंगे, जला देंगे, और उस लड़की को जिंदा उठा के ले आएंगे। अब दरबार में एक जना उनका पालीवाल ब्राह्मणों का भी था, क्योंकि वो दरबारी था वहाँ पे, उसके जो फोर्ट है वहाँ पे। तो अब उसके ही गांव की बच्ची, और वो नहीं चाहता था कि उनके गांव वालों के साथ कुछ भी बुरा हो, पर वो सलीम सिंह से डरता भी था क्योंकि उसका नाम जालिम सिंह ऐसे ही नहीं रखा गया था। पर फिर भी उसने हिम्मत करी, वो गया, वो दबे पांव शाम के अंधेरे में, शाम का थोड़ा अंधेरा सा जब हो गया था, तो वो गांव में गया। उसने सबको ये बात बताई कि कल सुबह जालिम सिंह आक्रमण करने वाला है अपनी पूरी शक्ति के साथ। अब ये सुन के सबका दिमाग खराब हो चुका, सब सहम चुके, सब डर चुके कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन गांव वाले अभी भी तैयार नहीं थे, जो कि एक अच्छी बात है अपनी कन्या देने के लिए। तो रात में मशालों के बीच सबकी सभा बुलाई गई, जो पंचायत टाइप्स होती है। उन मशालों की रोशनी में एक फैसला लिया गया, क्योंकि अब उन्हें फैसला लेना ही था। तो उन्होंने फैसला लिया कि हम कुलधारा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। उन लोगों ने आधी रात में अपना घर खाली किया, अपने सामान खाली किए, सब किया, और जो भी चाहिए था लेके निकल गए उसके समय, उस दरबारी के समेत। अब जैसे ही सुबह जालिम सिंह आया, उसने देखा कि कोई नहीं है, बर्तन वैसे के वैसे पड़े हैं, खाना वैसा का वैसा पड़ा है, दरवाजे खुले पड़े हैं, और गांव में एक पंछी पक्षी कुछ भी नहीं है। तो उसका गुस्सा एकदम चरम सीमा पे था। उसने ये तय कर लिया था कि मैं पूरा गांव जला दूंगा, अगर एक भी जीव होगा तो वो बचना नहीं चाहिए। उसने पूरा गांव जला दिया, सत्यानाश कर दिया, सब तबाही कर दी। मतलब आप सोच सकते हो एक इंसान अपनी जिद के लिए कितना गिर सकता है। अब ये सब के बाद जब पालीवाल ब्राह्मण जा रहे थे, क्योंकि उनका सब कुछ छिन चुका था, तो वैसे ही तो जाते नहीं, जाते जाते वो कुछ छोड़ गए थे, एक ऐसा श्राप जिसने कुलधारा को बर्बाद कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने एक श्राप दिया कुलधारा को कि कुलधारा कभी बसाया नहीं जा पाएगा, हमेशा हमेशा के लिए निर्जीव, निर्जन और बर्बाद होके रह जाएगा कुलधारा। कहा यह भी जाता है आज के टाइम पे भी जब कोई वहां जाके कुछ बसाने की कोशिश करता है या कुछ बनाने की कोशिश करता है, तो उसको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है
जो कि शायद कभी होने भी वाली नहीं होती है, या फिर बहुत, या तो कुछ पैरानॉर्मल हो जाएगा या कुछ अजीब सी ही घटना हो जाएगी। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो कोई भी वहाँ दोबारा जाने की कोशिश ही नहीं करता। स्पेशली आज के टाइम पे तो क्या है, कुलधारा को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक टूरिस्ट स्पॉट बना रखा है, लेकिन रात के टाइम पे आज भी गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है वहाँ पे जाना। एएसआई जो होती हैं, जो हमारे पुराने स्ट्रक्चर्स मॉन्यूमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, उन्होंने वहाँ पे जाने से बैन लगा रखा है। उन्होंने स्टेटमेंट भले अलग दे रखा हो, बट लोगों के दिमाग में ये चीज़ तो रहेगी ना यार। ये थी कुलधारा की कहानी। अब आते हैं हाल ही का एक जो इंसिडेंट हुआ। तो ये बात है फरवरी 2014, द पैरानॉर्मल सोसाइटी, द इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। या अगर आप लोगों ने पहचान लिया है तो वेरी गुड, नहीं पहचाना है तो मैं बता दूं कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि बेसिकली कुलधारा और ऐसी जगह पे जाके इन्वेस्टिगेशन करती हैं, जो भी ये स्पिरिट्स, एंटिटीज़, एनर्जीज, जो भी कुछ होता है उन सब से रिलेटेड जो स्टडी करती हैं, उनके इसको ऑब्जर्व करती हैं, उनके लिए कंक्लूजन निकालती हैं। तो ये उनमें से एक थी, और बेसिकली प्राइवेट थी, गवर्नमेंट संस्था ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये। और इफ़ यू नो, इसके फाउंडर हैं गौरव तिवारी, जिनकी रिसेंटली एक सीरीज़ भी आई है गौरव तिवारी के नाम से, जिनकी बहुत ही मिस्टीरियस डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो गौरव तिवारी ने ये केस इन्वेस्टिगेट किया था, एंड वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। वो गौरव तिवारी को जब इस जगह के बारे में पता चला तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम जाएंगे और हम वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर सच क्या है। पता लगना चाहिए ना भाई कि आखिर सच है तो है क्या। तो वो लोग वहाँ गए, गौरव तिवारी और उनकी 18 जनों की टीम पहुंचे कुलधारा। और हाँ, इस केस के जितने भी एविडेंस पॉसिबल हैं, मैं एक एक एविडेंस लगाने की कोशिश करूँगा जितने मेरे को ऑनलाइन मिल पाते हैं, क्योंकि इसके एविडेंस निकले हैं। तो गौरव तिवारी अपनी 18 मेंबर्स की टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं। वो अपने K2 मीटर्स, मीटर्स, थर्मल कैमराज, EVP रिकॉर्डर्स, EMF, 11:30 बजे का टाइम था, वो लोग वहाँ पहुँचे और वो लोग ये सब चीज़ें बिल्कुल ऐसे एकदम जमा ही रहे थे, इक्विपमेंट्स लगा रहे थे, अपने K2 मीटर सेटअप कर रहे थे। तभी उनके क्रू मेंबर की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, और ये सुनने के बाद ही सब लोग एकदम से भाग के उसके पास जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो वो एकदम घबराया हुआ सा बताता है कि अभी जब मैं ये सब सेटल कर ही रहा था तो किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, और इतनी जोर से रखा कि वो पूरा का पूरा कांप गया। और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, सिर्फ एक दीवार, और वो भी टूटी हुई। अब ये सब चीज़ें तो एक्सपेक्टेड थी ही वहाँ, बट इतनी जल्दी हो जाएंगी ये तो गौरव तिवारी और उनकी टीम ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब 11:30 बजे, जैसे कि वैसे तो रेगिस्तान में सुबह जितनी गर्मी होती है, रात के टाइम उतनी ही ठंड हो जाती है, पर वो उस वक्त टेम्परेचर उनको बहुत ज़्यादा कम लग रहा था। मतलब 11:30 बजे के अकॉर्डिंग शायद तापमान कुछ ज़्यादा ही गिर गया था। उनका ये कहना है कि जितना तापमान होना चाहिए वहाँ ठंड का, उससे भी ज़्यादा कम था। मौजूद इंफ्रारेड थर्मामीटर में कुछ असामान्य रीडिंग आने लगी। जब गेट से हम गांव के भीतर गए तो इंफ्रारेड थर्मामीटर पर पारा 3 डिग्री सेल्सियस बता रहा था, लेकिन अंदर एक चबूतरे के पास वही पारा खिसक कर -2 डिग्री पर आ गया, और ये सब महज 5 मिनट के अंतर पर हुआ। अब इन सब चीज़ों में माहौल इतना ज़्यादा, क्योंकि वो एकदम से चिल्ला दिया, एकदम से सब हो गया, तो माहौल इतना ज़्यादा टेंस्ड हो गया था कि शुरुआत में ही लोग थोड़े थोड़े से डरने लग गए थे। मामला सीरियस तब हुआ जब अचानक से ये लोग देखते हैं कि K2 मीटर की लाइट जल रही है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि K2 मीटर की लाइट तभी जलती है जब उसके आसपास कोई एनर्जी हो। K2 मीटर की लाइट
विदाउट एनर्जी नहीं जल सकती हैं, और ये इक्विपमेंट्स ओरिजिनल होते हैं, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। और सिर्फ जला नहीं, K2 मीटर अपने रेड जोन में ब्लिंक कर रहा था। तो इसका मतलब वहाँ एक नहीं, अनेक एनर्जीज, इनफाइनाइट तो नहीं बोलूँगा बट एक से ज़्यादा एनर्जीज प्रेजेंट थी, क्योंकि वो इतना ज़ोर से ब्लिंक कर रहा था। और सीधा, ऐसा नहीं कि एक दो लाइट, सीधा रेड जोन में पूरी तरीके से ब्लिंक। अब ये सब करने के बाद गौरव तिवारी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं। वो लोग वहाँ की स्पिरिट से बात करने की कोशिश करते हैं कि गौरव बोलते हैं, क्या कोई यहाँ पे है जो हमसे बात करना चाहता है? कोई यहाँ पे हो जो हमसे बात करना चाहता हो? पहले तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, बट फिर अचानक से उनका जो रिकॉर्डर था वो कुछ ऐसा रिकॉर्ड करता है जो सुनने के बाद इन सब के होश उड़ जाते हैं। उसमें एक आवाज़ आती है, चले जाओ यहाँ से। अब ये आवाज़ रिकॉर्ड भी हुई थी और उनके पास सेव भी थी, शायद उन्होंने ये इफ प्रूफ में प्रेजेंट किया है तो मैं ये भी डालूंगा। और ये आवाज़ इतनी लो फ्रीक्वेंसी की थी कि ये किसी को भी सुनाई नहीं दी थी, ये सिर्फ उस रिकॉर्डर ने कैप्चर की थी, क्योंकि वो इक्विपमेंट्स बना ही इस चीज़ के लिए था कि वो लो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ों को भी कैप्चर कर सकता था। भाई स्केरी, टू मच स्केरी। और यही नहीं, गौरव तिवारी ने अपने जो इक्विपमेंट्स थे वो एक पास ही में एक हवेली में कैमरा और अपनी टीम के साथ सेटअप करा रखे थे। तो वहाँ पे एक थर्मल इमेजिंग भी चल रही थी। बेसिकली थर्मल इमेजिंग ये होती है कि आप टेम्परेचर देख सकते हो कि सराउंडिंग का और उस जगह का टेम्परेचर क्या है, मैं बता दूंगा यहाँ पे। तो ऐसा कुछ होता है थर्मल इमेजिंग। तो इसमें ये पता चल जाता है रेड और ब्लू जोन से कि किस जगह का टेम्परेचर, रेड ब्लू ग्रीन टेम्परेचर क्या है, कैसा है। बॉडी टेम्परेचर डिटेक्ट करने की भी काम आती है और ये बहुत सारी चीज़ों की काम आती है, तो उन्होंने वो लगा रखा था। अब जब गौरव तिवारी और उनकी टीम ये ऑब्जर्व करती हैं कि उन्हें एक टेम्परेचर चेंज दिख रहा है बीच में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टेम्परेचर चेंज दिख रहा है, एक ह्यूमन शेप का टेम्परेचर चेंज दिख रहा है। अब ये चीज़ थोड़ी स्केरी हो चुकी थी। अब वो लोग समझ गए थे कि हम यहाँ आ तो गए हैं, पर ये कोई नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं होने वाली है, यहाँ एक नहीं बहुत सारी एनर्जीज प्रेजेंट है। अब ये सब करने के बाद जब गौरव तिवारी ने फाइनली सब कुछ करने के बाद, जितने भी एविडेंस पॉसिबल थे वो सब करने के बाद, गौरव तिवारी ने डिसाइड किया कि अब यहाँ से चलते हैं। सुबह के 4 भी बज चुके थे, वो लोग हद से ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि उन लोगों ने ना कुछ खाया था ना कुछ किया था। तो इन्होंने सारा सामान रैप अप किया, देवर लाइक चलते हैं यार, अब थक गए हैं। पूरी टीम भी थक चुकी थी, किसी ने कुछ खाया भी नहीं था। जब ये लोग गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो गौरव एक चीज नोटिस करता है और वो सबको अचानक से कहता है रुको। फिर गौरव की नज़र पड़ती है, अब क्योंकि उनकी गाड़ी रेगिस्तान से होती हुई आई थी तो उसको पूरी गाड़ी रेत से ढक चुकी थी, पूरी गाड़ी में रेत ही रेत हो रखी थी, जैसे एकदम पूरी गाड़ी मिट्टी में हो जाती है वैसे। तो गौरव तिवारी एक चीज़ नोटिस करते हैं कि उनकी गाड़ी पे एक छोटे बच्चे के पंजों के निशान थे, और एक निशान नहीं थे, वहाँ पे 4-5 निशान थे। और ऐसा भी नहीं कि वो किसी छोटे बच्चे के नहीं, एक बड़े के हो, बल्कि वो जैसे 4-5 साल के बच्चे होते हैं ना, उतनी एज के बच्चों के निशान थे, बहुत छोटे निशान। गौरव समझ चुके थे कि ये निशान किसी आसपास वाले ने तो नहीं किया है, क्योंकि उनके क्रू में ऑब्वियस सी बात है कोई बच्चा नहीं होगा इस वक्त। कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन में ऐसी डेंजरस जगह पे अपने बच्चों को नहीं लेके आएगा। और जैसी वो सुनसान जगह थी, वहाँ पे आसपास दूर दूर तक एक भी बच्चा नहीं हो सकता था। तो गौरव तिवारी ने उसकी फोटोज भी ली थी, कैप्चर भी की थी, वो भी मैं अटैच कर दूंगा। मजेदार बात यह है कि इतना कुछ घूमा है तब कुछ नहीं हुआ, अब यहाँ जब सब खड़े हैं तो बताओ ये काल आया ये वाला निशान ये 5 साल के बच्चे का है। फ्रंट में देखो कांच का गया।
ये वीडियो आप देंगे पहुंच कर इस जगह पे वीडियो पॉइंट करना हाँ मैं हाँ बाबा हम लोग सब इधर खड़े थे मैंने कल गया था तभी वो लोग उधर खड़े मैंने वो यहाँ पे हम लोग तो सब इधर खड़े हैं पानी पीने तो बाद में इनको लास्ट में करके गया खोल के बैठना था वो पहले से हम लोग यहाँ पत्थर भी यहाँ से चला और ये बात लाइट मत मारो बट इन सब के बाद ये लोग जब घर पहुंचे तो इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी, इनके जो कुछ डिस्क थी, जो रिकॉर्डर्स थे जिनके अंदर इन्होंने ये सब कुछ कैप्चर किया था, वो ब्रोकन थे। मतलब लिटरली इस तरीके से उनकी हालत हो चुकी थी, उन इक्विपमेंट्स को इस तरीके से बर्बाद किया गया था कि आप चाह कर भी उसमें से कुछ नहीं निकाल सकते, आप उसको रिकवर कर ही नहीं सकते। गौरव तिवारी ने ये बताया भी था कि उन्होंने ये अपने जो इक्विपमेंट्स है वो प्रोफेशनल्स को भी दिए थे कि मैं आपको जितना अमाउंट बोलोगे उतना पे करने को तैयार हूँ, आप बस इन इक्विपमेंट्स को सही करके या इनका जो डेटा है वो रिकवर करके दे दो। बट वो इस तरीके से बर्बाद किए गए थे कि कोई भी उनको रिकवर नहीं कर पाया। और यही नहीं, ये भी बताया जाता है कि जब गौरव तिवारी ये सब कुछ शूट कर रहे थे तो एक बार नहीं बहुत बार उनके कैमरास बंद हुए हैं अपने आप, और उनकी जो बैटरीज थी वो इतनी जल्दी ड्रेन हो रही थी कि यूजुअली वो लोग लाइक एक चार्ज में 2 इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं अच्छे से, और वहाँ पे उनके कई कैमरास की बैटरी उसी सेम इन्वेस्टिगेशन में ख़त्म हो गई थी। ये कहानी कितनी सच्ची है, इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो मुझे नहीं पता, पर ये कहानी सोचने पे मजबूर करने वाली भी है। यार पैरानॉर्मल कहानियां होती भी हैं, आपको कैसी लगी प्लीज़ डू शेयर। यार प्लीज़ मेरे को ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि सच में कुलधारा हॉन्टेड है, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी लोग वहाँ जाते हैं लोगों ने उसको एकदम टूरिस्ट स्पॉट बना रखा है। आज के टाइम पे दिन में इतनी भीड़ जाती है वहाँ पे, लोगों की इतनी जाती है, क्या आप वहाँ जाके कह नहीं सकते कि ये सिर्फ एक हॉन्टेड प्लेस है। तो आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ऐसी मोर स्टोरीज के लिए प्लीज़ थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दो, और ज़्यादा कुछ नहीं, आपके पास प्लीज़ कोई ऐसी स्टोरीज़ हों जो इंटरेस्टिंग हो, पैरानॉर्मल स्टोरीज़ हों, तो प्लीज़ शेयर करना। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा जहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, ईमेल और इंस्टा में दोनों यहाँ मेंशन कर दूंगा, प्लीज़ शेयर करना। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ। और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मेरे को तो वो भी आप शेयर कर सकते हो, नो वरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का जैकेट पहना है? कुलधरा में रात जैसे जैसे गहरा रही थी, हमारी आंखें लोगों की उन कही सुनी बातों को तलाश रही थी। हम रात के 12 बजे तक कुलधरा के सेंट्रल हिस्से में थे। हम लोग तब तक कुछ पकड़ते रहते हैं अगर कुछ मिले हमको तो। वो जगह जहां 2 घर और एक मंदिर सबसे ज्यादा डरावने कहे जाते हैं। अचानक गौरव की ऑडियो मीटर ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। गौरव का दावा था कि कोई उनके साथ इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा। हाँ, अभी देखिए एक बात सुनिए किस तरीके के इसमें ऑडियो सुनाई दे रही है। एक बार जरा थोड़ा सा
कोई है हमारे साथ यहाँ पे? क्या आप हमसे बात करना चाहते हैं? सूरज, क्या आपका नाम सूरज है? क्या आपके साथ और कोई भी रहता है यहाँ पे? गौरव ने हमें भी अपने इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना लिया। रात में रुक करके हमारी कोशिश है फिर से इस ऑडियोमीटर के जरिए कुछ चीजें जानने की थी, लेकिन इस ऑडियोमीटर पर बहुत ज्यादा सवाल भी खड़े हुए हैं। गौरव, ये है कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैंने मन में जो बोला था उसका आंसर आ गया। सीरियसली मैं यही पूछने जा रहा था, हम कब तक रुक सकते हैं? स्टे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप वाकई में लोगों को परेशान करते हैं जो यहाँ पे रात में रुक रहे हैं? क्या आप हमसे हिंदी में बात कर सकते हैं? यस। स्ट्रेंज। आपका नाम क्या है? अपने ऑडियोमीटर के जरिए गौरव हमारा नाम पूछा। क्या बता सकते हैं जिनके हाथ में माइक है उनका नाम क्या है? जिनके हाथ में माइक है उनका नाम क्या है? क्या अच्छा, उसके बाद आखिरी नाम पूछा। लास्ट नाम बता सकते हैं? मेरा लास्ट नाम क्या है, क्या बता सकता है? लास्ट राहुल सिन्हा। क्या आप यहाँ पे आपकी मौत हुई है? आप यहाँ पे कब से रहते हैं? यहाँ पे आप लोग कितने लोग हैं? तीन। 30 कम। 30। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जो भी कहते हो वो कहे, लेकिन नाम मशीन ने हमारा बता दिया है। शायद किसी आम सैलानी के लिए डरा देने को इतना काफी हो। कुछ लोगों को इससे यह भी यकीन हो जाता कि वाकई यहां कुछ ना कुछ है, लेकिन हमें यकीन नहीं था। हम चाहते थे कि अगर यहां कुछ है तो हम उसकी एक तस्वीर तो कम से कम कैद कर पाए। एक ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि रात में क्यों भागना पड़ा हमें और गौरव तिवारी को। पर ये रिसेट हो गया। अगर टेक्निकल फॉल्ट इस तरह का नहीं होता। गौरव की पूरी यूनिट जगह जगह अपने गैजेट्स के साथ काम कर रही थी। अचानक गौरव के एक सहयोगी ने बताया कि उसको सीसीटीवी कैमरे में कुछ नजर आया है। हमारी पूरी टीम तेजी से सीसीटीवी के मॉनिटर की तरफ दौड़ी। लेकिन जब तक हम वहां पहुंचते कुछ ऐसा हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ था। मॉनिटर कुछ नहीं दिखा पाया क्योंकि उसकी मेमोरी खत्म हो गई थी। ऐसा कहना है गौरव की टीम का, ये सीसीटीवी लगातार काम कर रहे हैं और इसमें अब जो नहीं करना शुरू किया है वो कैम 3 बंद हुआ, 6 बंद हुआ और ये भी बंद है, 5 भी बंद है। नहीं, ये 4 कैम हम शुरू से चला रहे थे। हमने फीड 4 कैमरे का ही दिया था, 4 का नहीं दिया था। बट माय कंसर्न इज दैट कि इस ये डीवीआर पे ये करंट डेट एंड टाइम आ रहा था, ये जो भी हमारा जो शूट चल रहा था ये, बट ये अपने आप ये फैक्ट्री डेट पर ये रिसेट हो गया। ये तो टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है ना? नहीं, टेक्निकल फॉल्ट क्यों होगा डीवीआर में? अगर टेक्निकल